मित्रों नमो नमः। मैं सुपर संस्कृत गंगा चैनल से आपका मित्र DK। मित्रों हम लोग आज संस्कृत व्याकरण में वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी कारक टॉपिक को देखेंगे और हम लोग आज जो है भाग 17 को देखेंगे। कल हम लोगों ने भाग 16 में कारक के वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी की थी और आज भी हम लोग कारक की वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी को ही देखेंगे। साथियों, ये जो हम प्रश्नोत्तरी लेकर आते हैं वो सामान्य संस्कृत व्याकरण से संबंधित है, जो संस्कृत की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अगर आप भी संस्कृत से संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो तो हमारी क्लास लेना ना भूलें। ये जो सामान्य व्याकरण के प्रश्न होते हैं सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए मित्रों, देर न करते हुए हम अपनी जो है प्रश्नोत्तरी को आरंभ करते हैं। कल तक हम लोगों ने 35 प्रश्न कर लिए थे कारक के और आज हम लोग जो है 36वें प्रश्न से देखेंगे। तो देर न करते हुए चलिए हम लोग अपनी प्रश्नोत्तरी को आरंभ करते हैं। तो मित्रों, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो ये है, अनुक्त कर्म में, यहाँ पर अनुक्त कर्म की बात हो रही है, उक्त कर्म की नहीं हो रही है। करा है कि अनुक्त कर्म में विभक्ति होती है, तो भैया अनुक्त कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? 36 का हम लोग देखेंगे। तो भैया अनुक्त जो कर्म होता है तो उसमें द्वितीय विभक्ति ही होती है। अगर यहाँ होता उक्त कर्म में कौन सी होती है तो प्रथमा हो जाती। यहाँ पर पूछा गया कि उक्त कर्म में पूछता तो प्रथमा, लेकिन अनुक्त कर्म में विभक्ति पूछी गई है। तो अनुक्त कर्म में कौन सी होती है? निश्चित रूप से अनुक्त कर्म में जो होती है वो द्वितीय विभक्ति होती है अनुक्त कर्म में। अगला है, ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति, गांव को जाता हुआ तिनके को स्पर्श करता है या छूता है। फिर से देखते हैं, ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति, ये जो है किस सूत्र का उदाहरण है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी। तो पहला ऑप्शन है जो है अभिनिवेश्य, दूसरा है कर्मणि द्वितीया, तीसरा है अधिसींग स्थासाम कर्म और चौथा है तथा युक्तम च अनिप्सितम। तो मित्रों, ये जो हमारा उदाहरण है वो तथा युक्तम च अनिप्सितम सूत्र का है। अगला देखेंगे भैया, 38 है हमारा। 38 को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर है, कर्ता के द्वारा अनिप्सित पदार्थ की क्या संज्ञा होती है? यहाँ पर अनिप्सित पूछा गया है। क्या पूछा गया? अनिप्सित। कर्ता द्वारा अनिप्सित पदार्थ की क्या संज्ञा होती है? 38 का देखेंगे। तो भैया जो कर्ता द्वारा होता है, जो अनिप्सित पदार्थ की जो होती है वो कौन सी संज्ञा होती है? कर्ता के द्वारा अनिप्सित जो पदार्थ होता है उसकी क्या संज्ञा होती है? तो उसकी जो संज्ञा होती है वो होती है कर्म संज्ञा। क्या होती है? कर्म संज्ञा होती है। 39 का देखेंगे। यहाँ पर है अभि और नी, अभि और नी, इसी क्रम से ये दोनों उपसर्ग यदि विष धातु के पूर्व में आए तो आधार की क्या संज्ञा होगी? तो आधार की क्या संज्ञा होगी? 39 का देखेंगे हम लोग मित्रों। तो फिर से देखते हैं एक बार। कह रहा है अभि और नी, इसी क्रम से ये दोनों उपसर्ग यदि जो विष धातु से पूर्व में आए तो आधार की क्या संज्ञा होगी? तो आधार की कर्म संज्ञा होगी। तो क्या होती है मित्रों? आधार की जो वो होती है वो कौन सी संज्ञा होती है? कर्म संज्ञा ही होती है। अगला देखेंगे, 40 का देखेंगे हम लोग। 40 का है मित्रों, कह रहा है अभि प्लस नी प्लस विष धातु के होने पर आधार में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? फिर से एक बार देखते हैं। कह रहा है अभि प्लस नी, अभि प्लस नी प्लस विष धातु के होने पर आधार में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? 40 का देखेंगे। तो जो है कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है आधार में? तो आधार में जो है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। किसका होता है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, 41 का देखेंगे। अभिनिवेश का उदाहरण है, अभिनिवेश का उदाहरण है। यहाँ पर अभिनिवेश का उदाहरण पूछा
गया है। 41 का देखेंगे तो यहाँ पर है संतः सन्मार्गम अभिनिविशते। अभिनिविशते संतः सन्मार्गम अभिनिविशते। अभिनिविशस्य सूत्र का उदाहरण है संतः सन्मार्गम अभिनिवेशते। तो मित्रों पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। 42 का हमारा करा है बलिम याचते वसुधाम। बलिम याचते वसुधाम। यहाँ जो वली की कर्म संज्ञा विधायक सूत्र है कौन सा है? तो वली की कर्म संज्ञा जो विधायक सूत्र है वो है अकथितं चा। क्या है? अकथितं चा है। अगला है मित्र 43 का है करा है उप अनु अधि या आंग इनमें से कोई उपसर्ग यदि वस धातु के पूर्व आए तो आधार की कौन सी संज्ञा होती है? तो भैया आधार की कर्म संज्ञा होती है। कब होती है? कह रहा है जो बस धातु है इससे पूर्व इसके पहले यदि उप आ जाए या अनु आ जाए या फिर अधि आ जाए तो या फिर आंग आ जाए तो इनमें से जो है जो आधार की कौन सी संज्ञा होगी? तो आधार की जो है निश्चित रूप से कर्म संज्ञा होती है। भैया इसको अच्छे से याद करेंगे। अगला है उपान वद्यांग बसहा सूत्र में कितने उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है मित्रों। तो भैया यहाँ पर जो है 4 उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। कौन कौन से? उप, अनु क्योंकि ऊ का हुआ हो गया है, अनु और अधि और आंग। ये जो क्या है ये बस धातु से पहले आते हैं। बसहा सूत्र में कितने उपसर्ग हैं? तो निश्चित रूप से भैया 4 उपसर्गों का ही प्रयोग किया गया है। अगला है मित्रों 45 का हम लोग देखते हैं। यहाँ पर है सही सुमेलित नहीं है। इधर सूत्र दिए हुए हैं और इधर उपसर्ग दिए हुए हैं। क्या है? एक तरफ सूत्र है एक तरफ हमारे उपसर्ग दिए हुए हैं। पूछा क्या है? कह रहा है सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं ये हमें बताना है। देखो पहला है अभिसींग स्था शाम। अभिसींग स्था शाम। तो यहाँ पर है मित्रों उपसर्ग है कितने हैं? तो यहाँ पर जो कितने उपसर्ग हैं? तो मित्रों यहाँ पर जो है केवल एक उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी उपसर्ग है सींग स्था आस जो है वो धातुएं हैं। दूसरा है अभिनिवेश्य। तो यहाँ पर केवल जो अधि उपसर्ग ही है केवल एक। यहाँ पर है अभि और नी। अभि और नी और विष यहाँ पर धातु है। तो अभि और नी यहाँ पर 2 उपसर्ग हैं इसमें। यहाँ पर है उप अनु अधि आंग और बसा ही है धातु है। तो उप अनु अधि आंग ये इसमें 4 हैं। अच्छा इसमें है उपो अधिके चा। तो उप अधिक तो यहाँ पर ये चौथा है। ये निश्चित रूप से हमारा गलत है जबकि बाकी सही है। 46 का देखेंगे। यहाँ पर है उपान वद्यांग बसा सूत्र का उदाहरण नहीं है। कौन सा उपान अध्यांग बसा सूत्र का उदाहरण नहीं है? तो पहले चारों को पढ़ लेते हैं। पहला राजा नगरम अभिनिवेशते। राजा नगरम अभिनिवेशते। दूसरा राजा नगरम अनुबसति। तीसरा है राजा सिंहासनम अधिवसति। चौथा है राजा वनम उपवसति। तो देखो यहाँ पर पहला है उप है, दूसरा है अनु। उप यहाँ पर आ गया, अनु यहाँ पर आ गया और अधि आंग है, अधि यहाँ पर आ गया। तो कह रहा है कौन सा उदाहरण नहीं है? तो भैया जो 46 है इसमें जो है ये राजा नगरम अभिनिवेशते ये नहीं है हमारा, क्योंकि अभी यहाँ पर है ही नहीं। 47 है। यहाँ पर उपान वद्यांग बसा सूत्र में किस व्यक्ति का प्रयोग होता है? तो उपान वद्यांग बसा सूत्र में किस व्यक्ति का प्रयोग होता है? तो द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। 48 देखेंगे। अच्छा है अंतरा और अंतरेण इन अव्ययों के योग में कौन सी व्यक्ति होती है? ये भी पूछ लेता है। अंतरा और अंतरेण ये क्या हैं? तो ये दोनों अव्यय हैं। अंतरा और अंतरेण इन दोनों अव्ययों के योग में कौन सी व्यक्ति होती है? तो भैया द्वितीय व्यक्ति ही होती है अंतरा अंतरेण के योग में। 49 का है करा अंतराग्रामम नदी प्रवहती।
अंतरा ग्रामम नदी प्रवहती, ये किसका उदाहरण है? तो भैया अंतरा अंतरेण युक्त का उदाहरण है। नेक्स्ट है 50 का है, अविता परिता समया निक्साह प्रतियोगे अपि, इस वार्तिक से किस व्यक्ति का विधान किया गया है? तो इस वार्तिक से द्वितीय विभक्ति का विधान किया गया है। 51 का देखेंगे, कह रहा है अविता परिता समया निक्साह उदाहरण है। तो भैया इसका उदाहरण है ये किसका उदाहरण है? 51 का देखेंगे, पहला ग्रामम अविता वनम अस्ति, गांव के चारों ओर वन हैं। विद्यालय परितः वृक्षा संति, विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं। ग्रामम समया विद्यालय अस्ति, गांव के समीप विद्यालय है। यहाँ पर उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट भैया 52 का देखेंगे, कराय बुभुक्षितम न प्रतिभाति किंचित, बुभुक्षितम न प्रतिभाति किंचित, किस सूत्र से बुभुक्षितम में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर द्वितीय व्यक्ति का किससे प्रयोग किया गया है भैया? तो अविता परिता समया निक्सा। 52 का कौन सा? अविता परिता समया निक्सा, बुभुक्षितम न प्रतिभाति किंचित, किस सूत्र से विवक्षितम में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग का विधान हुआ है? तो अविता परिता समय निक्सा से हुआ है। पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, कह रहा है अविता के योग में विभक्ति होती है। तो अविता के योग में द्वितीय व्यक्ति होती है। अगला है समया निक्सा के योग में होने पर कौन सी व्यक्ति का विधान होता है? तो भैया द्वितीय व्यक्ति का ही विधान होता है। 55 का है, उभयता सर्वता धिक, उभयता सर्वता धिक, ऊपर ऊपरी आधि आधि अध्यधि अधो अधः पदों के योग होने पर कौन सी विभक्ति होती है? निश्चित रूप से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अगला देखेंगे भैया, कह रहा है उभयता सर्वता धिक ऊपरी ऊपरी वार्तिक का जो उदाहरण है वो कौन सा है? तो पहला उभयता नदी वृक्षा संति सही है। नगरम सर्वता प्रकारा हास्ति, ये भी सही है। और धिक कृष्णा भक्तम अधो अधा लोकम हरि, ये भी सही है। और ऊपरी ऊपरी लोकम हरि ही अध्यधि लोकम हरि, ये भी सही है। उपयुक्त सभी हमारा आंसर सही हो जाएगा। अच्छा है ये भी, काला धुनोर अत्यंत संयोगे सूत्र है कर्ता कारण का, कर्म कारक का, संप्रदान का, कर्ण कारक का। तो ये किसका? ये कर्म कारक का है। कौन सा है? काला धुनोर अत्यंत संयोगे सूत्र है कर्म कारक का। नेक्स्ट है, काला धुनोर अत्यंत संयोगे सूत्र का उदाहरण है कौन सा है? तो जो पहला है, छात्रा क्रोशम अधीते, छात्रा कोशम अधीते। दूसरा है क्रोशम गृह वर्तते। तीसरा है क्रोशम कुटिला नदी। यहाँ पर उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी काल में क्रिया लगातार हो तो ऐसे कालवाची और मार्गवाची पदों में कौन सी विभक्ति होती है? तो भैया कालवाची और मार्गवाची पदों में अगर क्रिया लगातार हो तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, काला धनोर अत्यंत संयोगे सूत्र में जो अध्व पद का क्या अर्थ है? तो इसका जो अर्थ है वो है मार्गवाची। क्या है? मार्गवाची काल धनो। ये काल अध्व जो है, काल अध्व जो है, काल तो हटा दो, जो अध्व बच्चा उसका जो अर्थ क्या है? अध्व का जो अर्थ होता है मार्गवाची, और काल का तो है ही कालवाची। तो काल अध्व, काल अध्व, अध्व नोर अत्यंत संयोगे, काला धनोर अत्यंत संयोगे सूत्र में अध्व जो पद का पूछा गया है वो है मार्गवाची।
और काल का तो मतलब ही कालवाची। अगला, गत्यर्थक धातुओं के योग में विभक्ति होती है। तो गत्यर्थक धातुओं के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। गत्यर्थक धातुओं को हम अच्छे से याद करेंगे। नेक्स्ट है गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्दा कर्म अकर्म काणाम अणि कर्ता सा अणो सूत्र किस संज्ञा का विधान करता है? तो वो विधान करता है कर्म संज्ञा का। करता है किसका? कर्म संज्ञा का। फिर से देखते हैं, गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणाम अणि कर्ता सा अणो किस संज्ञा का विधान करता है? तो कर्म संज्ञा का विधान करता है। अगला है गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म डॉट डॉट डॉट। इस सूत्र का जो उदाहरण है वो कौन सा नहीं है? 63 का देखेंगे। पहला है विधिम वेदम अध्यापयत। दूसरा है पृथ्वी सलिले आसयत। तीसरा है देवान अमृतम आसयत। चौथा है छात्रमजाम कृष्यते। यही जो है वो नहीं है। नेक्स्ट है भैया, करा गमनार्थक ज्ञानार्थक भक्षणार्थक तथा शब्द कर्मक और अकर्मक धातुओं के अण्यंत अवस्था के कर्ता की अण्यंत अवस्था में कौन सी संज्ञा होती है? तो कौन सी होती है भैया? तो कर्म संज्ञा होती है। अगला करा क्रिया की सिद्धि में, क्रिया जो है उसकी सिद्धि में जो सबसे अधिक उपकारक होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसके लिए हम कारण कहते हैं। फिर से देखो, क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक उपकारक होता है उसे कहते हैं तो ये उसको क्या कहते हैं? उसको हम कर्ण संज्ञा कहते हैं। क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक उपकारक होता है उसे कर्ण संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट है क्रिया सिद्धो प्रकृष्टोपकारकम। क्रिया सिद्धो प्रकृष्ट उपकारकम संज्ञम स्यात्। रिक्त स्थान की जो पूर्ति है यहाँ पर क्या आएगा? तो यहाँ पर आ जाएगा कर्ण। क्रिया सिद्धो प्रकृष्ट, क्रिया की सिद्धि में जो प्रकृष्ट उपकारक होता है उसकी संज्ञा होती है, उसकी कर्ण संज्ञा होती है। तो यहाँ पर आ जाएगा कर्ण संज्ञम स्यात्। पहला ऑप्शन सही है 66। नेक्स्ट है कह रहा साधकतमम करणम सूत्र किस व्यक्ति का? साधकतमम करणम सूत्र किस व्यक्ति का है? तो साधकतमम करणम सूत्र जो है वो किस या तृतीया व्यक्ति का है। नेक्स्ट है करण कारक का बोध कराने वाली व्यक्ति है। करण कारक का बोध कराने वाली व्यक्ति तृतीया व्यक्ति है। नेक्स्ट है कर्तिकरणयोः तृतीया सूत्र से कौन सी व्यक्ति होती है? कर्तिकरणयोः तृतीया सूत्र से तृतीया विभक्ति होती है। नेक्स्ट है भैया करण कारक का उदाहरण है। करण कारक का उदाहरण कौन सा? रामेण बाणेन हतो वाली मोहना दात्रेण लुनाति तुम कलमेन पत्रम लिख उपयुक्त सभी। तो 70 का जो आंसर है आपका चौथा ऑप्शन सही है। उपयुक्त सभी उदाहरण है इसके। अगला सहसाकम सार्धम समम आदि सहायार्थक शब्दों के योग में अप्रधान में कौन सी व्यक्ति होती? 71 का देखेंगे। तो भैया सहसाकम सार्धम समम आदि सहायार्थक शब्दों के योग में अप्रधान में कौन सी व्यक्ति होती? तृतीय व्यक्ति होती है। अगला सहयुक्ते अप्रधाने सूत्र का उदाहरण है। सहयुक्ते अप्रधाने सूत्र का जो उदाहरण है वो कौन सा है भैया? तो पहला पुत्रेण सह आगता पिता, ये भी सही है। रामा जानक्या साकम गच्छति, ये भी सही है। मोहना गुरुणाम सार्धम विद्यालयम गच्छति, ये भी सही है। हमारा उपरोक्त सभी आंसर सही है 72 का। मित्रों 2 प्रश्न और देखते हैं। 73 है एनंग विकारा सूत्र से कौन सी व्यक्ति का विधान होता है? एनंग विकारा सूत्र से तृतीय व्यक्ति का विधान होता है। और जो अंग विकार होता है उसमें जो तृतीय व्यक्ति होती है। तो यहाँ पर जो एनंग विकारा सूत्र से कौन सी व्यक्ति का विधान होता है भैया? तो तृतीय व्यक्ति का विधान होता है। आज का अंतिम प्रश्न है एनंग विकारा सूत्र का उदाहरण है। पहला है
अक्षरा काड़ा, दूसरा है हस्ते निलुंजा, तीसरा है पादे निखंजा। तो हमारा जो उपयुक्त सभी आंसर सही है, क्योंकि सभी उदाहरण एनांग विकारा के हैं। अगर शरीर के किसी अंग विकार में विकार होता है तो उसमें जुए तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो मित्रों, ये थे हमारे सामान्य व्याकरण से संबंधित कारक वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी। मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण हम प्रश्नोत्तरी लेकर आते हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अगर आप भी नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको भी तुरंत प्राप्त हो सके। तो मित्रों, हमारे द्वारा दिए गए प्रश्न आपको अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी कर दिया करें। और भैया, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बार बार कहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आपको तुरंत वीडियो प्राप्त हो सके। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृताय। आपका दिन शुभ हो।